नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। अनुष्का, राहुल, सचिन, सुजीत, रोहित, सोनम, प्रिंस, सुनील, शाहरुख, पिंटू और उसके बाद में नवीन कुमार, नागराज, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, उन सभी को भी मेरी तरफ से गुड इवनिंग जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूँ। आप सभी लोग कैसे हैं जल्दी से एक बार मुझे बताएं। और आप जानते हैं आज एक नया चैप्टर हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नागरिकता, जिसका नाम है सिटीजनशिप। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। बेटा आप जानते हैं कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगी नागरिकता यानी की सिटीजनशिप, क्योंकि कल मैंने आपका जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र जो है मैंने कल आपका फिनिश किया था। आज हम इसको पढ़ेंगे। और कुछ बच्चों को क्या होता है, बाइलिंगुअल बहुत प्रॉब्लम है कि उनको वर्ड टू वर्ड इंग्लिश चाहिए, तो वर्ड टू वर्ड इंग्लिश का सॉल्यूशन भी प्यारे बच्चे यहां पर है। क्या है, वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है? क्या प्रॉब्लम हो रही है एक बार मैं देख लेती हूं, वेट करो जरा, एक बार मैं चेक कर लेती हूं बच्चे, प्लीज वेट। यहां से तो बेटा ठीक चल रही है, यहां से तो वीडियो नहीं रुक रही है, यहां से तो नहीं रुक रही है बेटा। अच्छा रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए, वेट प्लीज। कर दिया है और अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, रुकिए 1 मिनट बस। ठीक है, वाईफाई चेंज कर दिया है, जो भी प्रॉब्लम थी अब नहीं होनी चाहिए। अभी आप चेक कीजिए फटाफट से, एक बार फटाफट चेक करेंगे सभी लोग। वैसे पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी और अभी भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अब बताइए, अभी ठीक है बेटा? अभी ठीक है? अगर अब सब कुछ ठीक है तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी सब कुछ ठीक है? बताइए जल्दी से, अभी ठीक है? ओके मैम, सब ठीक ही तो चल रहा था, चलिए कोई बात नहीं। अब बताइए अभी ठीक है, अभी ओके है, ऑल डन? अगर सब ओके है तो जल्दी थम्स अप कर दीजिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चे आप जानते हैं कि जैसे बाइलिंगुअल फॉर्म में क्या हो रहा है, बच्चों को इशू आ रहा है, तो मैंने क्या किया है कि वर्ड टू वर्ड जिसको इंग्लिश चाहिए उसको ये पीडीएफ भी अब नोट्स के साथ मिल जाएगी, ताकि उन बच्चों को दिक्कत ना हो। बाकी हम पढ़ेंगे हाथ से लिखकर ही, जो आपसे वादा किया था वो वादा पूरा किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि जहां पर पीडीएफ की जरूरत होगी वहां पर पीडीएफ भी यूज होगी, ये मैंने आपको पहले ही बोला था। ठीक है, चलिए ओके, ऑल गुड। चलिए तो फिर पढ़ लीजिए प्यारे प्यारे से बच्चों। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मैम सिटीजनशिप। चैप्टर का नाम है मैम नागरिकता। क्या नाम है चैप्टर का? नागरिकता, सिटीजनशिप। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले एक बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। नागरिकता संविधान के किस भाग में है? ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन, किस आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में बात की गई है? और तीसरा क्वेश्चन, कहां से लिया गया है? कहां से लिया है हमने सिटीजनशिप को? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कहेंगे कि मैम पार्ट 2 में है, आर्टिकल 5 से 11 तक है और हमने इसको लिया है ब्रिटेन से, यानी इंग्लिश में लिखेंगे टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। कहां से लिया है? टेकन फ्रॉम ब्रिटेन से हमने लिया है हमारी नागरिकता को। अब मैं आपको बता दूं कि बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं हमारे प्यारे से देश भारत के बारे में, तो जो भारत है यानी जिसे आप इंडिया भी कहते हैं, भारत अर्थात इंडिया, यहां पर क्या है? तो यहां पर बेटा जी एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। यहां पर मैम सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। और ये सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? तो मैंने जस्ट आपको बताया कि मैम ब्रिटेन से लिया है। ये सिंगल सिटीजनशिप हमने कहां से लिया है? तो आपने अभी अभी बताया कि सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है मैम, इसको हमने ब्रिटेन से लिया है। यानी ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप है और भारत में भी सिंगल सिटीजनशिप है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर प्यारे बच्चे, बेटा क्लास होती है आर्मी मेरी 3 बजे, 3 बजे मैं आपकी क्लास नहीं ले सकती हूँ क्योंकि 3 बजे ऑलरेडी मेरी क्लास है। ठीक है, अब सुनिए,
तो अगर हम बात करते हैं नागरिकता की, तो नागरिकता के बारे में भी हमने जाना बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, नागरिकता आपकी किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, और जो हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है वो कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, तो मैम ब्रिटेन से लिया है। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से, यानी कि ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप है। और प्यारे बच्चों, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करती हूँ, आपका एक देश है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ड्वेल सिटीजनशिप है। कैसी सिटीजनशिप है मैम? यहाँ पर ड्वेल सिटीजनशिप है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोहरी नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता, ड्वेल सिटीजनशिप है। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैम हमें ये बताइए कि सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है और ड्वेल सिटीजनशिप क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हमें ये समझाने की कोशिश कीजिए। देखिए प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करती हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा भारत, ठीक है, तो इस भारत में अगर मैं बात करती हूँ तो जो हमारे जितने स्टेट हैं या जो यूटीज इसके अंदर आते हैं, इन सब की क्या होती है? एक ही नागरिकता है। यानी आपके देश में राज्य की अलग से नागरिकता नहीं है। अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि भैया तुम कहाँ के नागरिक हो, तो आप कहोगे सीधा हम भारत के नागरिक हैं। क्यों कहोगे? तो आप कहोगे कि मैम हम इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारे देश में राज्य की नागरिकता नहीं होती। हम अलग अलग राज्य के निवासी तो हैं, लेकिन नागरिकता हमारे पास एक ही देश की है। लेकिन फिर वहीं पर अगर हम बात करते हैं यूएसए की, तो बेटा इसमें यहाँ पर यूएसए की जो नागरिकता होती है, एक तो यूएसए की नागरिकता मतलब पूरे अमेरिका की नागरिकता, और यहाँ पे यूएसए में जो राज्य हैं, यहाँ पर जो स्टेट्स हैं, कहा जाता है कि यहाँ पर 50 राज्य हैं, तो उनकी अलग नागरिकता। यानी जहां पर देश की और राज्यों की अलग अलग नागरिकता होती है, वहां पर दोहरी नागरिकता होती है, और जहां पर पूरे देश की एक नागरिकता होती है, वहां पर एकहरी नागरिकता होती है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप होती है। जैसे अगर भारत में दोहरी नागरिकता कब होगी? आप यूपी के रहने वाले हैं, तो एक यूपी की नागरिकता आपके पास हो और एक भारत की नागरिकता आपके पास हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये बात आपको समझ में आई हो तो फटाफट एक बार जल्दी से थम्स अप कर दें कि मैम जहां पर दोहरी नागरिकता होती है वहां पर स्टेट की और जिस देश में वो स्टेट है उस देश की नागरिकता अलग अलग होती है। मतलब पूरे देश की और स्टेट की अलग अलग नागरिकता दोहरी नागरिकता, और जहां पर राज्य की कोई नागरिकता नहीं बल्कि देश की ही नागरिकता होती है उसको हम कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। तो ड्वेल सिटीजनशिप क्या है और सिंगल सिटीजनशिप क्या है, मैम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, थम्स अप आने शुरू हो गए हैं। अब प्यारे बच्चे, आपने जब यहाँ पर ये बेसिक सी चीज जान ली, तो अब मैम हमें ये बताइए कि हमें ये भी जानना है, और एसएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछा है कि 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको समझने होंगे। पहला क्वेश्चन बेटा ये होता है कि आप ये बताइए कि मैम नागरिकता कौन देता है, मतलब जो भारतीय नागरिकता है, नागरिकता कौन देता है, क्योंकि हम तो इंडियन सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय नागरिकता कौन देता है। ये क्वेश्चन बेटा जी एसएससी पूछ चुकी है। और एक क्वेश्चन बनता है कि नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है, नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है, संबंधित कानून, ठीक है, कौन बनाता है। ये 2 क्वेश्चंस बेटा जी पूछे जाते हैं कि नागरिकता कौन देता है और नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है। इन दोनों में डिफरेंस है, यानी नागरिकता किस तरीके से दी जाएगी ये विधि कौन बताता है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे प्रेसिडेंट कह रहे हैं, कुछ बच्चे पार्लियामेंट कह रहे हैं, कुछ बच्चे होम मिनिस्ट्री भी कह रहे हैं। प्यारे बच्चे, अगर हम आंसर्स की बात करते हैं तो नागरिकता देने का काम करती है आपकी होम मिनिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं गृह मंत्रालय। कौन देता है नागरिकता? मैम गृह मंत्रालय देता है, होम मिनिस्ट्री देती है। लेकिन अगर नागरिकता कैसे दी जाएगी, मतलब नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है, तब मैम हमारा आंसर होगा पार्लियामेंट, तब हमारा आंसर होगा संसद।
और संसद को ये शक्ति कहां पर दी गई है बेटा जी? नागरिकता से संबंधित कानून जो संसद बनाती है वो बनाती है आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग, यानी आर्टिकल अनुच्छेद 11 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बनाती है, यानी संसद हमें यह बताती है, हमारे गृह मंत्रालय को यह बताती है कि अगर आप किसी को भारतीय नागरिकता देंगे तो कैसे देंगे। देने का काम गृह मंत्रालय करता है, लेकिन कानून बनाने का काम संसद करती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और प्यारे बच्चे देखिए, यहां पर लिखा है आर्टिकल 11 में, जो आपके बाइलिंगुअल फॉर्म में है, जो मैं ऑलरेडी लिखकर बता चुकी हूं। आर्टिकल 11 या अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है, यानी आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग संसद को यह पावर है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। तो क्या मैम संसद ने कभी कोई कानून बनाया है? जी हां बच्चे, संसद ने कानून बनाया है। और आप जान सकते हैं संसद ने बनाया भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया था संसद ने, और यह बनाया था बेटा जी 1955 में। 1955 इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये संसद ने बनाया। किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बताओ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना? ये बनाया, और इसमें कहा कि जो भारतीय नागरिकता है, जो इंडियन सिटीजनशिप है, भारतीय नागरिकता, जो इंडियन सिटीजनशिप है, वो आप 5 प्रकार से ले सकते हो, 5 प्रकार से प्राप्त हो सकती है, या 5 प्रकार से ग्रहण करने को कहेंगे एक्वायर करना, ग्रहण कर सकते हैं। 5 प्रकार से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। कौन सी नागरिकता? हम भारत के लोग हैं तो हम तो भारत की नागरिकता की बात करेंगे, ठीक है? 5 प्रकार से। ये वेरी गुड मैम, आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग, शाबाश। जो बच्चे फोकस्ड होते हैं ना वो तुरंत आंसर करते हैं। अब प्यारे बच्चे, इसमें संसद ने क्या क्या कहा कि भाई आप भारतीय नागरिकता को जन्म द्वारा ले सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, जन्म द्वारा, इंग्लिश में भी लिखूंगी अभी। दूसरा बोला वंश परंपरा द्वारा, वंश परंपरा द्वारा। तीसरा बोला बेटा जी पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा। चौथा बोला देशीयकरण द्वारा। सब पढ़ाऊंगी ये क्या होता है, अभी पहले वो 5 टाइप्स जान लीजिए। देशीयकरण द्वारा। और बेटा थर्ड होता है, वो सॉरी 5th होता है भूमि अर्जन द्वारा। 5th क्या है बच्चे? मैम भूमि अर्जन द्वारा, भूमि अर्जन द्वारा, ठीक है? इंग्लिश लिखना स्टार्ट कीजिए। बाय बर्थ, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, और बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। इन 5 तरीके से आप भारतीय नागरिकता को ले सकते हैं, संसद ने कहा है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। ऋषि गुप्ता जी रेगुलर क्लासेस देखिए, फिर आपको पता चलेगा आर्टिकल 1 से 4 क्या है, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुकी हूं। लेकिन ध्यान से सुनिए, जो आपका भारतीय नागरिकता अधिनियम है बेटा, भारतीय नागरिकता अधिनियम, ठीक है? इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है जो आपका आया था 1955 में। बच्चे इंग्लिश ऊपर लिखी है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब ये कब बना था? 1955 में। और 1955 की सिचुएशन क्या थी और 2026 की सिचुएशंस क्या है, परिस्थितियां क्या है, आपको पता है?
कि जैसे जैसे समय बदलता है हमें समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। जो लोग खुद को अपडेट कर लेते हैं वो बहुत बढ़िया, और जो नहीं करते हैं फिर वो पीछे रह जाते हैं। तो भाई 1955 में अलग बातें रही होंगी, लेकिन आज तो 2026 चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बना है, इसमें आपके टाइम टू टाइम क्या किए गए हैं? अमेंडमेंट, यानी कि संशोधन हुए हैं। तो पहली बार इसे संशोधन कब किया गया था इसमें, और कब कब हुए हैं? तो बेटा पहली बार 1986 में, फिर 1992 में, फिर 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में, और फिर 2019 में। यानी हम कह सकते हैं कि 6 बार, यानी 6 टाइम्स हम क्या कर चुके हैं? 6 टाइम्स मैम हम इस नागरिकता अधिनियम में संशोधन कर चुके हैं। और प्यारे बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपका जो संशोधन हुआ है वो 6 बार हुआ है। कब कब हुआ है ये प्रश्न कभी भी आपसे बन सकता है। तो अब मैम हमें एक एक करके ये बताइए, हमें एक एक करके मैम ये बताइए कि जन्म द्वारा नागरिकता कैसे ले सकते हैं, ठीक है? वंश परंपरा द्वारा नागरिकता कैसे ले सकते हैं? बेटा हिंदी में भी बोल रही हूं, टफ वर्ड्स को मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी बैठा है। मैं इतनी इंग्लिश नहीं बोलती हूं कि आप मुझे अंग्रेज साबित करने पे लग जाते हैं। आपका हिंदी में ही ज्यादा लिखा है, इंग्लिश में तो मैं केवल टफ वर्ड्स को लिखती हूं। एक्ट की हिंदी क्या है? अधिनियम, ऊपर लिखा है साफ साफ। अमेंडमेंट की हिंदी क्या है? संशोधन लिखा है। बोर्ड की तरफ ध्यान दो, कमेंट की तरफ नहीं, क्योंकि जब तुम कमेंट पर कम फोकस करोगे तो तुम्हें अपने आप सब चीजें समझ में आएंगी, ठीक है? इतनी इंग्लिश नहीं बोल दी है मैंने कि तुम्हें ये लगे कि भाई मैं अंग्रेज हो गई हूं, तुम्हें कुछ भी लग जाता है। आगे आइए। तो ये आपका संशोधन हुआ, कितनी बार हो चुका है मैम? 6 बार हो चुका है। उसके बाद बेटा अगर हम बात करते हैं नागरिकता के पहले टाइप की, तो पहला टाइप क्या था नागरिकता का? मैम पहला टाइप था नागरिकता का जन्म द्वारा। यानी अब मैं आपको बताऊंगी कि बाय बर्थ कैसे इंडियन सिटीजन बन सकते हैं, ठीक है? केवल हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा, सब कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, जहां से क्वेश्चन बनता है केवल उतना। तो बाय बर्थ में यह कहा गया था कि भैया सुनो, अगर 26 जनवरी 1950, ये डेट याद रखिएगा बेटा, 26 ऑफ जैन 1950, 26 जनवरी 1950 तक या इसके बाद, यानी इस डेट तक या इसके बाद, है ना, या इस डेट से पहले भी हम कह सकते हैं। लिखा है 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, ऐसे लिखना 26 जनवरी 1950 को, यानी कि इस डेट तक या उसके बाद, उसके बाद ध्यान से, बहुत शॉर्ट में लिखकर बताऊंगी और अच्छे से। यदि किसी व्यक्ति का जन्म स्थान, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का जन्म स्थान को बोलते हैं बेटा जी प्लेस ऑफ बर्थ। जन्म स्थान को बोलते हैं प्लेस ऑफ बर्थ, यानी जहां पर आप पैदा होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का जन्म स्थान भारत है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, यह बात कब कही गई थी? 1955 के अधिनियम में। 1955 के अधिनियम में कहा गया कि तुम भारत के नागरिक हो सकते हो यदि तुम्हारा जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद अगर भारत में होता है तो तुम भारत के नागरिक हो। यानी तुम्हें भारत का नागरिक होने के लिए केवल क्या चाहिए? केवल और केवल बर्थ ऑफ प्लेस तुम्हारा इंडिया होना चाहिए, ठीक है? अब ध्यान से सुनो,
अगर मैं यहां पे आपसे बोलूं कि ये तो बात 1955 में हो गई, 1955 में बोल दिया संसद ने कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसका क्या किया गया, इसका मिसयूज किया गया। मिसयूज किसने किया? मैम ऐसे लोगों ने जो भारत में जबरदस्ती घुसते थे, जिन्हें हम घुसपैठिए कहते हैं, ठीक है। और वो लोग क्या कर सकते थे मैम, वो अपना जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो इंडिया, बर्थ सर्टिफिकेट इंडिया का बनवा सकते थे और कह सकते थे कि हम भारत के नागरिक हैं। ये तो बहुत आसान था भारत की नागरिकता लेना। तो इसको थोड़ा सा टाइट किया गया, कहा गया कि भैया ये बात तो हमने कह दी थी 1955 के अधिनियम में, लेकिन फिर क्या किया गया मैम, फिर इसमें जो बाय बर्थ है इसमें किया गया संशोधन, इसमें अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट किसमें किया गया? तो मैम आपका बाय बर्थ वाले कॉन्सेप्ट ने, ये बात कब कही गई थी? तो मैम जो 1955 का भारतीय नागरिकता अधिनियम था उसके हिसाब से ऐसा था, लेकिन ये बोला गया संशोधन करके 1986 में, कहा गया कि भैया सुनो, ये वाली बात तो रहेगी रहेगी कि तुम्हारा जो जन्म स्थान है वो भारत हो, लेकिन 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 तुम्हारे, कहा गया व्यक्ति के जन्म के समय, व्यक्ति के जन्म के समय, यानी जब व्यक्ति पैदा हो रहा है, व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता, उसके माता या पिता में से, या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना जरूरी है, में से किसी एक का भारत का नागरिक होना जरूरी है। एक का भारत का नागरिक यानी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना जरूरी है या भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। यानी आपको अब भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब आप भारत में पैदा हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप पैदा हो रहे हैं तो आपके जन्म के समय आपके माता या पिता में से कोई एक इंडियन सिटीजन जरूर हो। तो क्या ये बात आपको समझ में आई? तो संशोधन करके इसके साथ क्या जोड़ दिया गया? माता पिता वाला कॉन्सेप्ट, ताकि इसका मिसयूज कम हो सके। ठीक है, तो आप कहेंगे मैम भारत में पैदा होना ही काफी नहीं है, अब भारत में पैदा होने के साथ साथ हमारे जो माता पिता हैं उनका भारत का नागरिक होना भी जरूरी है। जैसे हम भारत के नागरिक हैं पैदा होते ही, किस लिए कि एक तो हमारा जन्म स्थान भारत है और दूसरा मैम हमारे माता पिता भी भारतीय हैं। अगर पिता नहीं होते माता होती तब क्या होता? तो भी मिल जाती, क्योंकि माता या पिता में से किसी एक का होना जरूरी है, दोनों का नहीं। ठीक, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है बेटा जी आपका वंश परंपरा द्वारा। वंश परंपरा द्वारा, ध्यान से सुनना, वंश परंपरा द्वारा यानी बाय डिसेंट, बाय डिसेंट। इसमें क्या लिखा था 1955 के अधिनियम में और संशोधन करके यहां पर किया क्या गया था? तो बाय डिसेंट में ध्यान रखिएगा, लिखिएगा यदि किसी, ऐसे लिखना, पहले एक डेट फिर से लिखना 26 जनवरी 1950। मैम हम यही डेट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद, 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म स्थान, यदि किसी व्यक्ति का जन्म स्थान यानी प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान भारत के बाहर है, भारत के बाहर है, बाहर है, और उसके पिता भारत के नागरिक हैं, और उसके पिता भारत के नागरिक हैं, नागरिक हैं,
तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। नागरिक माना जाएगा। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बताती हूं, दो चीजें तुम्हें अंडरलाइन करनी है। पहला, मैम पहला तो इसमें बात हुई थी प्लेस ऑफ बर्थ भारत, लेकिन यहां पे बात हुई है प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, भारत के बाहर, यानी कि आउट ऑफ इंडिया, मतलब किसी विदेश में हमारा जन्म हो रहा हो। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करती हूं, जैसे मान लीजिए कि हम हैं और हमारे पेरेंट्स हमारे जन्म के समय मान लीजिए कहीं बाहर घूमने विदेश चले जाते, ऑस्ट्रेलिया चले जाते, अमेरिका चले जाते, मतलब हमारा जन्म स्थान तो भारत नहीं है, हमारा जन्म स्थान तो ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमारा प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आउट ऑफ इंडिया है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आउट ऑफ इंडिया, यानी भारत के बाहर है। अब हमारा प्लेस ऑफ बर्थ तो बदल गया, लेकिन अगर हमारे जन्म के समय हमारे जो पिताजी हैं, पिताजी यानी कि फादर भारत के नागरिक हैं, यानी कि मैम ये सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो हम ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, भारत के नागरिक, यानी पिता के आधार पर हमें नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन यहां महिलाओं ने क्या किया, यहां महिलाओं ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि भैया ये कौन सी बात हुई, वैसे तो आपका संविधान बड़ी बड़ी बातें करता है, समानता समानता समानता, लेकिन यहां तो समानता है ही नहीं। यहां तो आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया कि बच्चे को पिता के आधार पर ही मिलेगी। अगर यही वाला कॉन्सेप्ट रहता तो प्रियंका चोपड़ा के बच्चे को यहां की नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा के पति तो कहां के हैं, अमेरिका के नागरिक हैं। लेकिन अब यहां पे क्या किया गया, अब ये बात कब कही गई थी मैम, 1955 के अधिनियम में। ठीक है, 1955 के अधिनियम में। लेकिन प्यारे बच्चे फिर से यहां पर क्या हुआ, फिर से संशोधन हुआ, और संशोधन करके क्या किया गया मैम, संशोधन किया गया 1992 में, 1992 में। और संशोधन करके जो यहां पर पिता शब्द है, इस पर फोकस करना, इस पिता शब्द की जगह क्या जोड़ा गया, पिता शब्द की जगह माता या पिता कर दिया गया। पिता शब्द की जगह क्या आ गया, माता या पिता। ठीक है, मदर और फादर, यानी कि अब कोई भी इंडियन सिटीजन एक है तो फिर आपको नागरिकता मिल सकती है वंश परंपरा के द्वारा। यानी प्रियंका चोपड़ा की बेटी को उसके मां के बेस पर, यानी प्रियंका चोपड़ा के बेस पर इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन पहले नहीं मिल सकती थी, क्योंकि केवल वर्ड जुड़ा हुआ था पिता, और 1992 में क्या जोड़ दिया, माता या पिता। बात समझ में आ गई बेटा? अगर आ गई हो तो फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, अगर आ गई हो तो थम्स अप कर दीजिए। बताइए जल्दी से फटाफट, बताइए फटाफट एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश। अब आते हैं हम तीसरा, बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन हम बात करते हैं पंजीकरण द्वारा। अब देखो यहां पे ध्यान से सुनना, जब मैं बाय रजिस्ट्रेशन की बात करती हूं, पंजीकरण द्वारा मैं अगर आपसे बात करती हूं, तो पंजीकरण द्वारा उसी को ही मिलेगी सिटीजनशिप जिसका भारत से कोई ना कोई कनेक्शन होगा। विदाउट कनेक्शन नहीं मिलेगी, विदाउट कनेक्शन मिलती है बाय नेचुरलाइजेशन। ध्यान से सुनना, लिखिएगा, पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन कब मिलेगी मैम? एक तो हमें तब मिलेगी बाय रजिस्ट्रेशन जब हमारा भारत से कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा। ठीक है, संशोधन कौन करता है बेटा जी? संसद करती है।
संशोधन कौन करता है? बच्चे का प्रश्न आ रहा है। संशोधन करती है आपकी संसद। ये तो मैं शुरू में ही बेटा बता चुकी हूं। अब बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा जब बेटा हम बात करते हैं तो बाय रजिस्ट्रेशन सबसे पहली शर्त होती है कि सबसे पहला ऐसा व्यक्ति जिसका भारत में निवास यानी कि रेजिडेंस इन इंडिया कितना होना चाहिए? तो मैम भारत में जो उसका निवास होना चाहिए, रेजिडेंस इन इंडिया जो उसका होना चाहिए मैम, वो होना चाहिए, आप कहेंगे 7 वर्ष। 7 ईयर्स का वो भारत में उसका रेजिडेंस होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 7 सालों से लगातार भारत में रह रहा है तो उसे बाय रजिस्ट्रेशन भारत की नागरिकता मिल जाती है, उसे बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ऐसे व्यक्ति को मिल सकती है। दूसरा प्यारे बच्चे आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म, लिखिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? भारत, जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन वह किसी काम से भारत के बाहर रह रहा हो, लेकिन वह किसी काम से भारत के बाहर रह रहा हो, भारत के बाहर रह रहा हो, भारत के बाहर रह रहा हो, बाहर रह रहा हो। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको कल एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आपको कल एक अवसर मिल जाए, और अवसर क्या होगा? अवसर क्या होगा प्यारे बच्चे? आप कहोगे मैम अवसर होगा कि हमें भाई अमेरिका में पढ़ाई करने का मौका मिल गया, हमें अमेरिका में क्या मिल गया? पढ़ाई करने का मौका। तो हम जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे मैम। विदेश में नौकरी लग जाए, हम जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे मैम। तो ऐसे लोग जो प्यारे बच्चे इनका प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया है लेकिन किसी कारण से वो भारत के बाहर रह रहे हैं, तो उनका कनेक्शन तो इंडिया से है क्योंकि उनका प्लेस ऑफ बर्थ तो भारत है। तो आप कहेंगे कि मैम ऐसे लोग इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जॉब कर रहे हो या आप पढ़ने के लिए गए हो। फिर प्यारे बच्चे लिखिएगा, ऐसी विदेशी महिला, विदेशी महिला मतलब फॉरेनर फीमेल या फॉरेनर वुमेन, ऐसी विदेशी महिला, लिख सकते हो आप फॉरेनर फीमेल, ऐसी विदेशी महिला जिसका विवाह मतलब मैरिज, जिसका विवाह किसी भारतीय पुरुष यानी इंडियन मेल, किसी भारतीय पुरुष यानी कि इंडियन मेल, किसी भारतीय पुरुष से होने वाला हो या हो चुका हो, होने वाला हो या हो चुका हो, तो ऐसी फीमेल को मिल जाएगी उसके हस्बैंड के बेस पर इंडियन सिटीजनशिप, उसको मिल जाएगी इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, और फिर प्यारे बच्चे माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन्स, और किसको मिलती है? भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे, भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे, अवयस्क मतलब जो माइनर चाइल्ड होते हैं, जो एडल्ट नहीं होते, जो खुद के डिसीजंस नहीं ले सकते। तो लिखिएगा माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन्स, तो इन सबको बाय रजिस्ट्रेशन मिल सकती है इंडियन सिटीजनशिप।
इसमें से कोई ऐसा है प्यारे बच्चे जो आपको समझ में नहीं है? मुझे पता था सीमा हैदर का नाम जरूर आएगा। बेटा सीमा हैदर को जो मिलेगी प्यारे बच्चे, वो कैसे मिलेगी? अपने पति के बेस पर ही, क्योंकि वो एक भारतीय पुरुष से शादी कर चुके हैं, लेकिन यहां पे थोड़ा सा अपवाद ये है कि वो पाकिस्तान से है ना? तो ये आप ध्यान रखेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? उम्मीद करती हूं आप क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, रट नहीं रहे होंगे, समझ रहे होंगे। ठीक, आगे चलिए। अब हम बात करते हैं बच्चा, नेक्स्ट हमारा टाइप है बाय नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन आप लिखेंगे यहां पर। तो देशीयकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन प्यारे बच्चे, ऐसे लोगों को सिटीजनशिप मिलती है जिनका भारत से अगर कोई संबंध नहीं है तो भी वो यहां की सिटीजनशिप ले सकते हैं, लेकिन जिनका भारत से संबंध नहीं है उनके लिए क्या क्या यहां पर कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहां पर देशीयकरण द्वारा यानी कि बाय नेचुरलाइजेशन, अब ध्यान से सुनना। इसमें अगर मैं बात करती हूं तो सबसे पहले ये मांगा जाता है कि भाई अगर आप बाय नेचुरलाइजेशन वो लेना चाहते हैं, सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। जिस देश के आप पहले नागरिक थे, उस देश की नागरिकता का आपने परित्याग कर दिया है। आपने परित्याग मतलब उस देश की नागरिकता को छोड़ दिया है, परित्याग कर दिया हो, और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो, और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो, भारत सरकार को दे दी हो। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। यानी आपने इन्फॉर्म कर दिया हो कि भैया हमने उस देश की नागरिकता छोड़ दी है। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा कंडीशन, आपका कुल मिलाकर भारत में निवास, यानी रेजिडेंस इन इंडिया, कुल मिलाकर टोटल रेजिडेंस इन इंडिया, टोटल रेजिडेंस इन इंडिया, ये कितना हो? तो मैम 11 + 1 = 12, टोटल 12 वर्ष होना चाहिए। 11 साल आप कहेंगे कि मैम 11 साल निवास और 1 साल आवेदन से पहले, यानी टोटल 12 वर्ष आपका रेजिडेंस इन इंडिया होना चाहिए। कुल मिलाकर आप इतने समय तक भारत में रह चुके हो। ठीक है, एक ये शर्त होती है। तीसरा कंडीशन होता है कि भैया आपका जो संबंध है, आप साहित्य, ठीक है, कला या विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित हो। साहित्य, कला या विज्ञान के क्षेत्र से आपका क्या होना चाहिए? संबंध, जिसे हम कहते हैं लिटरेचर, ठीक है, आर्ट और बेटा जी साइंस। इनमें से किसी भी एक एरिया से उस व्यक्ति का संबंध होना चाहिए जो बाय नेचुरलाइजेशन यहां पर नागरिकता लेना चाहता है। और चौथी कंडीशन होती है कि जो आपकी 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची,
यानी कि जो 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है, ठीक है, उनमें क्या है 22 भाषाएं, उनमें क्या है 22 भाषाएं। तो 22 भाषाओं में से क्या होना चाहिए, किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान, किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान, किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान, अच्छा ज्ञान, यानी गुड नॉलेज ऑफ एनी वन लैंग्वेज, किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान। अगर आप ये सारी कंडीशन फुलफिल करेंगे तो फिर हम आपको क्या दे देंगे, हम आपको बाय नेचुरलाइजेशन दे देंगे, आपको भारत की नागरिक, चाहे आपका भारत से कनेक्शन रहा हो या ना रहा हो, हम आपको भारत की नागरिकता देंगे। पहली कंडीशन, आप जिस देश के थे उस देश की नागरिकता को छोड़ना होगा और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो। दूसरी कंडीशन, कुल मिलाकर 12 वर्ष का आपका भारत में निवास हो। तीसरी कंडीशन, कला साहित्य या विज्ञान के क्षेत्र से आपका संबंध हो। और बेटा 8वीं अनुसूची की अगर 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का आपका अच्छा ज्ञान हो। इतनी बात समझ में आ गई है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जो पॉइंट्स इंग्लिश के हैं प्लीज बोर्ड की तरफ फोकस किया करें। टाइम 5 साल कर दिया गया है सचिन कुमार, 5 साल किसके लिए किया गया है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी, 5 साल सबके लिए नहीं किया गया है, 5 साल किसके लिए किया गया है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगी। बेटा वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, पहले 14 थी, ठीक है। तो ये बाय नेचुरलाइजेशन, जैसे आपका एक पाकिस्तानी सिंगर है अदनान स्वामी, तो उसको जो सिटीजनशिप मिली थी वो इसी के द्वारा मिली थी। अब आपका 5वां क्या होता है, भूमि अर्जन द्वारा, भूमि अर्जन द्वारा, यानी बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। अब इसको देखो यहां पे क्या होगा, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड। मैं इसको आपको कैसे समझाती हूं, बिना रटे आप इसको समझोगे। बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड, ध्यान से सुनो। आप जानते हो कि हमारे प्यारे से देश भारत, और आप जानते हो कि बांग्लादेश, हम ऐसा मान के चलते हैं, ये है मैम बांग्लादेश और ये है हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है। अब हमें ये पता है कि मैम इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ था, इन दोनों के बीच में मैम एक एग्रीमेंट हुआ था। और एग्रीमेंट किस चीज का था, एग्रीमेंट था बेटा जी कि भैया ये जो बांग्लादेश है, ठीक है, इस बांग्लादेश के पास में ये वाला जो हिस्सा था, ऐसा मान लीजिए कि ये भारत का था। ये रेड कलर से जो मैं लिख रही हूं ये आपका किसका हिस्सा था मैम, ये भारत का था, इसके पास भारत का हिस्सा था। और मैम भारत में अगर हम बात करते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो हिस्सा था, ठीक है, ये वाला इतना हम मान लेते हैं, छोटा सा कर लेते हैं कि ये वाला जो हिस्सा था ये किसका, मतलब इस पर किसका अधिकार था, तो मैम ये था बांग्लादेश का, बांग्लादेश। अब इन दोनों ने कहा कि भैया जो मेरा है वो मुझे दे दो और जो तुम्हारा है वो तुम ले लो। इन दोनों ने एग्रीमेंट किया। अब भाई यहाँ पे एक तो एक हाथ लेना एक हाथ देना, तो लिया भी जा रहा है और दिया भी जा रहा है। इसलिए मैम 100वां संविधान संशोधन हुआ था 2015 में, और इन दोनों ने समझौता कर लिया कि भैया ठीक है। अब यहां पे मुझे ये बताओ कि ये वाला जो हिस्सा है यहां पर लोग रहते होंगे कि नहीं, ऑफ कोर्स रहते होंगे मैम, है ना। यहां पर क्या रहते होंगे, यहां पर लोग भी तो रहते होंगे कि नहीं, हाँ या ना बोलो मैम, रहते होंगे। इस हिस्से में भी लोग रहते होंगे कि नहीं, हाँ मैम रहते होंगे। तो जो हिस्सा ये जब भारत के एरिया में आ जाएगा, जब ये भारत में समा जाएगा, यहां पर आकर जब ये भारत का हिस्सा बन जाएगा, तो यहां रहने वाले लोग भी क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक। यानी भारत जब किसी हिस्से को, किसी बाहरी हिस्से को अपने अधिकार क्षेत्र में लेता है,
तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग ऑटोमेटिकली भारत के नागरिक हो जाते हैं। जैसे गोवा को भारत में अधिकार किया तो गोवा में रहने वाले लोग क्या हो गए? भारत के नागरिक। सिक्किम वाले हिस्से पर भारत ने अपना कब्जा किया तो सिक्किम में रहने वाले लोग कौन हो गए? भारत के नागरिक। तो आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं कि भारत जब किसी, यहां लिख लेना यहां पे अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, भारत जब किसी भूभाग को, भारत जब किसी भूभाग को भारतीय संघ में शामिल करता है, भारतीय संघ में शामिल करता है, तो उस भूभाग में रहने वाले, लोग भारत के नागरिक होंगे, भारत के नागरिक होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब ऑटोमेटिकली उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी क्योंकि वो पार्ट ऑफ इंडिया बन चुका है। ठीक है, तो ये नागरिकता प्राप्त करने के तरीके हैं। अब भैया नागरिकता का अंत कैसे होता है? नागरिकता का अंत करने से संबंधित कानून कौन बनाता है? संसद ही बनाती है, संसद ही बेटा बनाती है। ये समझ में आया? थम्स अप कर दो, आ गया। रिवीजन स्लाइड आज नहीं करेंगे, कल करेंगे क्योंकि कल ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा, तो कल ही हम करेंगे, है ना। अब यहां पे हमारा एक प्रश्न बनता है मैम आपसे, और बड़ा प्यारा सा प्रश्न ये बनता है कि आपने हमें ये तो बता दिया कि भारतीय नागरिकता कैसे ली जाएगी, लेकिन हम पूछेंगे कि अब बताओ भारतीय नागरिकता का अंत कैसे, इंडियन सिटीजनशिप को खत्म किया जा सकता है किसी नागरिक से, कब हम इंडियन सिटीजनशिप को छीन सकते हैं, इस नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है। द अबॉलिशन ऑफ सिटीजन, द लिखिएगा, द अबॉलिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप, ध्यान रखिएगा। और इंडियन सिटीजनशिप का अंत कैसे होगा, इसके लिए भी कानून कौन बनाता है? ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी संसद ही कानून बनाती है। अंत कैसे करना है इसके लिए भी, देना कैसे है इसके लिए भी। ठीक है, अब अंत कैसे हो सकता है? तो भैया 3 प्रकार से। कितने प्रकार से अंत होता है? 3 प्रकार, यानी 3 टाइप्स यहां पर होते हैं, 3 प्रकार यहां पर होते हैं। पहला लिखिएगा, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। मान लो आप कहो मैं भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूं और यूएसए की ले रहा हूं, तो भारत की खत्म। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर आप चले गए अमेरिका में, अमेरिका आपको पसंद आ गया, आपने वहां की सिटीजनशिप ले ली, तो भारत की अपने आप खत्म, क्योंकि बेटा एक समय में एक ही देश की नागरिकता आपको मिल सकती है। ठीक। दूसरा प्यारे बच्चे, नागरिकता का परित्याग करने पर। आप कहो कि खुद से अपनी मर्जी से कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं। परित्याग होता है रिनाउंस, renouncing the citizenship, renouncing the citizenship, नागरिकता का परित्याग करने पर। आप अपनी मर्जी से अपनी नागरिकता को जब छोड़ देते हैं तब भी आपकी नागरिकता का अंत हो जाता है। और तीसरा, भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर, नागरिकता से वंचित करने पर। लेकिन भारत सरकार कब छीनेगी मैम? भाई भारत सरकार ऐसे तो छीनेगी नहीं, कोई रीजन होगा। आपकी भारत सरकार कहेगी भैया तुम भारत में रह रहे हो, भारत के संविधान का आदर करना होगा, तुम क्या करो। पहला पॉइंट है कि अगर तुम करो
भारतीय जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसको डिसरिस्पेक्ट करो, आप उसका क्या करो, डिसरिस्पेक्ट करो। तो प्यारे बच्चे, यानी भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, अनिष्ठा दिखाने पर, इंग्लिश में आप सिंपल भाषा में लिख सकते हैं डिसरिस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिसरिस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब मैम हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो हमारी सरकार हमसे हमारे सिटीजन होने का अधिकार छीन सकती है, छीन सकती है। उसके अलावा मैम ऐसे लोग जो युद्ध के समय हमारे दुश्मन देश का साथ दें, जैसे कि प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं, किसी बच्चे को ना सच में दिक्कत रहती है दिमाग में, कह रहे बोर्ड का टाइम अलग है, 4:53 4:52 1 मिनट के अंतर में तुम्हारा दिमाग चल गया है कि अलग हो गया, कैसी बातें करते हो। ठीक, उसके बाद देखिएगा दूसरा यहां पे क्या और रहता है, युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करने पर, युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करने पर, शत्रु देश की सहायता करने पर, यानी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और तुम पाकिस्तान का साथ देने लग जाओ, तो तुम फिर भारत में रहने के लायक नहीं हो, फिर तुम भारत में रहने लायक नहीं हो, ना भारत के नागरिक रहने लायक हो, तुम्हें क्या कर देना चाहिए, भारत से बाहर कर देना चाहिए। तीसरा, गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, नागरिकता प्राप्त करने पर आपने गलत डॉक्यूमेंट्स दिए थे और गलत तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को ले लिया था, तो भी आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, गलत तरीके से, गलत डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। उसके बाद जैसे आपने क्या किया, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन या देशीयकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा यानी कि नेचुरलाइजेशन, ध्यान से समझना ये वाला पॉइंट, पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के, नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के अंदर, करने के 5 वर्ष के अंदर, विद इन 5 ईयर्स, 5 वर्ष के अंदर, विद इन 5 ईयर्स, टोटल इंग्लिश पीडीएफ में लिखी हुई है, पीडीएफ दूंगी आपको, विद इन 5 ईयर्स, 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश द्वारा, किसी अन्य देश द्वारा किसी अपराध के लिए, किसी अपराध के लिए 2 या 2 वर्ष से अधिक, 2 या 2 वर्ष से अधिक की सजा देने पर, अधिक 2 या 2 वर्ष से अधिक की सजा देने पर, यानी आपने भारत की नागरिकता ली या तो रजिस्ट्रेशन से या नेचुरलाइजेशन से, और आप पहले यूएसए में रहते थे, आप पहले कहां रहते थे, यूएसए में, पर आपको भारत की नागरिकता लेने का मन किया, आपको मिल गई, पर पता चला कि भैया यूएसए में तुम अपराध करके आए हो, और उस अपराध का पता चल गया 5 साल के अंदर अंदर। आप कहोगे मैम 5 साल के बाद पता चला तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर अमेरिका के कोर्ट ने तुम्हें कह दिया कि तुम्हें 3 साल की सजा होगी या तुम्हें 2 साल की सजा होगी, तो तुम्हारी सिटीजनशिप तुरंत खत्म। और मैम अगर 1.5 साल की सजा होगी तो नहीं खत्म होगी, 1 साल की होगी तो नहीं खत्म होगी, या तो 2 वर्ष से कम की हो तो खत्म नहीं होगी, 2 वर्ष होगी तो खत्म हो जाएगी, या 2 वर्ष से ज्यादा की होगी तो भी खत्म होगी।
यानी तुम उस देश में कांड करके आ गए और कांड का पता चल गया 5 साल में। लास्ट पॉइंट लिख लो, क्योंकि इसको लास्ट को फिर छोड़ना वो नहीं है, लिखिएगा। उसके अलावा किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने और लगातार 7 वर्ष तक भारत के बाहर रहने पर यही कारण है कि प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनास से शादी तो कर ली है, लेकिन वो इंडियन सिटीजनशिप उनके पास है। क्यों? क्योंकि वो लगातार 7 साल भारत के बाहर नहीं रहती, बल्कि इंडिया आती जाती रहती हैं। आप कहो मैम बिना शादी के 7 साल बाहर रह लें तो भी खत्म। यानी भारत के बाहर अगर तुम लगातार 7 साल भारत के बाहर रह रहे हो तो भी प्यारे बच्चे ध्यान रखना, तुम्हारी इंडियन सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी, चाहे तुमने शादी की है या नहीं की है। आज हम इतना ही रखते हैं। कल मैं तुम्हें बताऊंगी जो 11 और 5 साल वाला, जो तुम कह रहे हो कि 5 साल हो गया है आपको पता ही नहीं है, तो 5 साल किसके लिए किया गया है, कब किया गया है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, और कल ही हम सब बनाएंगे रिवीजन स्लाइड, और बेटा कल ही हम शुरू करेंगे मौलिक अधिकार। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।